Hello everyone, I'm Abhishek Kumar Mishra. I've scored 353 out of 319 CGL Mains 2024. With that, my prelim score, normalized score was 187 out of 200. Here, I'm with a strategy video जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ आई हैव अंडरगॉन दिस जर्नी। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं स्कॉलर्स करियर एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। मैंने कोचिंग ज्वाइन जनवरी 2024 में करी थी और मेरी कोचिंग सितंबर 2024 में ख़त्म हुई। इस जर्नी में कैसे मैंने चीज़ें सीखी, कैसे चीज़ों को समझा और क्या क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं, आज हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए हम सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। तो आर टुडेज एजेंडा विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जाम पैटर्न। हम समझेंगे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में है क्या, देन मिनिमम मार्क्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन entering into the preparation, syllabus decoding with best sources, practice plus mock during studies, initial hurdles, how to deal with mental stress and family expectations, with that role of self-analysis and progress tracking, mock analysis in the last couple of months, habit formation and its role in the examination, what to do in last 15 to 20 days, my Bumrah model, and concept of latent potential. तो वन बाय वन इन्हें कवर करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। वी कैन सी दिस इज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 4 सब्जेक्ट्स, ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चंस 25 25 25 25, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, ओके, मार्क्स 50 50 50 50, मतलब कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, टोटल 200 मार्क्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 60 मिनट्स, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं और आगे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है वो तो मैं बताने ही वाला हूं। सीधा मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस में आप देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, ओके। अब क्या होता है ना कि सेक्शन 1 में भी मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 2 होगा, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 एंड 30, टोटल 60 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 एंड 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। प्रीलिम्स में क्या था 2 मार्क्स ईच, बट हियर 3 मार्क्स ईच एंड हाफ। प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग इज 1/4, बट हियर माइनस मार्किंग इज 1/3। तो तुक्के नहीं लगाने होते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन, ओके। ड्यूरेशन 1 आवर फॉर द सेक्शन 1 एंड 1 आवर फॉर द सेक्शन 2 एज वेल। देन हम आगे चलेंगे तो उसमें एक और सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 3, वेयर यू विल बी हैविंग कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड 15 मिनट्स फॉर दिस मॉड्यूल। पेपर 2 एंड पेपर 3 अगर आप जेएसओ या फिर डबल के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने कट ऑफ क्लियर करा है तो आपके इसके भी एग्जाम या फिर आपके इसके भी एग्जाम्स होंगे, ओके। आगे चलते हैं। नाउ मिनिमम मार्क्स टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पानी में उतरने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि पानी की गहराई कितनी है, हमें एक्सपेक्ट क्या करना है। मैं आपको एक छोटा सा ट्रेंड बताता हूं। 2022, ओके, यूआर के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। कट ऑफ वाज नियरली 114, इट इज नॉट एग्जैक्ट, आई एम सेइंग नियरली। 2023 इट वाज नियरली 150, 2024 इट इज नियरली 153। ऑब्वियसली वैकेंसीज का डिफरेंस था 36 के, 7 के अप्रॉक्स, 18 के। क्या समझ में आ रहा है आपको? इधर पे तो वैकेंसीज भी इंक्रीज हुई हैं, तब भी कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, और इसका मतलब यही है ना कि कंपटीशन का लेवल कहां पे जा रहा है, आपको इसको समझना पड़ेगा। पानी की गहराई आपको समझनी है, तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है कि जब आप प्रिपरेशन में घुस गए हो, जब आप मॉक्स को दे रहे हो, तो आपको मिनिमम 160 टू 170 टारगेट करना ही रखना पड़ेगा अगर आपको एक सेफ जोन में रहना है तो दैट इज द थिंग यू हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, एंटरिंग इनटू द प्रिपरेशन। नाउ द थिंग इज एग्जाम इजी है, ओके, एग्जाम टफ नहीं है। 40 क्वेश्चन 45 में से इंग्लिश के हर कोई बना लेता है, जो मेंस दे रहा है ना वो बना देगा। एग्जाम इजी है, बट एग्जाम क्लियर करना टफ है क्योंकि कंपटीशन टफ है। इफ यू कैन डिवोट योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 months, इफ यू फील लाइक कि हाँ मैं 8 से 9 महीने खुद को एक 100% 100% दे सकता हूं, तो आप आओ। अदरवाइज देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज आउट इन द वर्ल्ड, यू कैन एक्सप्लोर दैट एज वेल। इफ यू आर कमिंग टू द जर्नी, तब हम इसकी बात करते हैं। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन इज, आपने कभी भी कोई रेस दौड़ी है, और तब जब आप बहुत दिन तक आपने रनिंग करी ना हो, जब आप बहुत दिन बाद आप एक रनिंग में आते हो ना, तो स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना, शुरू के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अब सॉरी 5 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, 500 मीटर 1000 1 किलोमीटर, यू विल फील लाइक यार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, दौड़ने का आपका मन नहीं होगा, बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होगा, आप एनर्जी फील ही नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने उसे सस्टेन कर लिया, दैट इज योर स्टार्टिंग जर्नी, अगर आपने इसे सस्टेन कर लिया तो इधर पे बस आपको एक ही चीज पे ध्यान रखना है, दैट इज
आपको अपनी कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना है। अगर आपने ये चीज करी, क्योंकि यहाँ पे आपको इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रह गए, इधर पे इनिशियल चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रह गए तो यू विल गेट इट डन। देन फिर आती है फिनिशिंग लाइन के पहले वाली जंग, एंड दैट इज योर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ, दैट इज द टाइम यू विल हैव टू गिव योर 100%। ठीक है, इधर पे आपको सब कुछ लगा देना है, पूरा बस्ट ऑफ एफर्ट लगा देना, देन यू विल फिनिश दिस रेस और आप एक फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर निकलोगे। सो दिस इज द जर्नी। इफ यू फील लाइक यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, तो यू कैन एंटर इनटू द प्रिपरेशन। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिकोडिंग की बात करते हैं। ऑब्वियसली पहला सिलेबस है मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट ऐसा है ना, किसी किसी को लगता है यार बहुत आसानी से आता है, और किसी किसी को लगता है यार बहुत टफ है। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है, अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है। चीज़ों को समझना है कि एग्जाम पूछ क्या रहा है। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज सिलेबस, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। एग्जाम में आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू, प्रॉपर सोर्सेज के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि हमारे टॉपिक्स क्या आने वाले हैं। इफ यू नो दिस थिंग, देन चीज़ें आधी आसान हो जाएंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टिक टू द सिलेबस। चीज़ें बहुत हाई लेवल तक जा सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत हाई से हाई लेवल के बन सकते हैं। विजार्ड नहीं बनना है हमें, हमें एग्जाम निकालना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। आपके मेंस में भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, और 17-16 लेवल के क्वेश्चंस तो अब आ नहीं रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा डाउन हुआ है ना। तो चीज़ों को समझते हुए कि हमें क्या पूछा जा रहा है, स्टिक टू द सिलेबस एंड स्टिक टू द पैटर्न, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव टू प्रिपेयर। ये नहीं कि किसी ने कुछ बता दिया और हम करते जा रहे हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। ओके, आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक इंसान होता है और एक जानवर होता है। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, अब एक रास्ता है यहाँ से वहाँ तक का, तो क्या होगा ना कि इंसान को पता है कि मुझे ऐसा जाना है और वापस आना है। वो जानवर होगा, वो इधर भी भागेगा, उधर भी भागेगा, भागता भागता उस 1 किलोमीटर की जर्नी को वो 5 किलोमीटर का बना देगा, और वो हाफता हुआ आएगा। आप समझ पा रहे होगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि हमें इंसान की तरह सीधे पाथ पे चलना है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें स्टिक करके रहना है, हमारा क्या एग्जाम में आने वाला है। ओके, देन सोर्सेस। सोर्सेस क्या होते हैं? मैं अपनी बात करूं, मुझे ऑफलाइन सोर्सेस पसंद आए, बिकॉज आई लाइक दैट थिंग कि हम क्लास में बैठ के एक हसल चल रही होती है दिमाग में कि हमें क्लास में सबसे पहले आंसर देना है। आई लाइक दैट थिंग, आई लाइक दैट एंथुसियाज्म, आई लाइक दैट हसल। ओके, अगर आप उस टाइप के हो तो यू कैन कम टू ऑफलाइन कोचिंग्स, क्योंकि कोचिंग का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक रहता है। ठीक है, और इफ़ यू फील लाइक कि आप आ नहीं सकते हो, देन यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोचिंग्स एज वेल, वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगी। ओके, देन क्लास नोट्स। क्या होता है यार, आप क्लास में बैठते हो, देन कभी भी किसी भी क्लास में बैठो, एक कॉपी एंड पेन के साथ बैठो। जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कुछ भी फ्रूटफुल है, हाथ तो हाथ नोट डाउन कर लो। बाद के लिए चीज़ें मत डाला करो। बाद में डालने से क्या होता है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन कभी खत्म नहीं होता है, और वो चीज़ें कभी हम उसका फ्रूटफुल रिजल्ट ले ही नहीं पाते। क्लास नोट्स में अपन बैठेंगे कॉपी पेन के साथ। अब क्लास नोट्स में अपन को सेग्रीगेट करके रखनी है चीज़ें। जैसे अपन ने एक कॉपी बनाई, ये अपनी क्लास नोट्स चल रही है, अपन को क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। कोई सा भी अलग सा ऐसा लगा कि यार ये लॉजिक तो अलग सा है, ये चीज़ मुझे चमकती नहीं है अचानक से, क्या करो ना, एक कॉपी और रखो साथ में, नोट डाउन कर लिया, 2 लाइन लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। मैं करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सही लगे आप कर सकते हो। क्या होता है ना, 3 महीने बाद जब अपने नोट्स देखते हैं ना, तो कभी कभी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि क्लास में जल्दी जल्दी के चक्कर में, मैंने बोला ना हसल होती है क्लास में, आंसर जल्दी निकालना है, तो उतने प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, एक रफ टाइप हो पाता है। तो अगर आपने चीज़ें सेग्रीगेट कर रखी हैं तो आप अपना समय बचा सकते हो। देन शीट्स, ऑनलाइन कोचिंग में हो ऑफलाइन कोचिंग में हो, जो शीट होती है ना, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न इज क्योंकि हर कोचिंग शीट्स अपडेटेड रखती है। जैसे मैंने स्कॉलर्स एकेडमी की शीट मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करी, क्यों? क्योंकि सारी वेराइटीज़ कवर्ड थी, मुझे कहीं जाना ही नहीं था, इन्हीं वेराइटीज़ को बार बार कर लिया और काम हो गया अपना, है ना। तो अपन को ऐसे करना होता है। बुक्स की बात करें, अगेन PYQ बेस्ड, स्टिक टू द सिलेबस, PYQ बेस्ड। ऐसे ही क्वेश्चन लगाओ जो SSC पैटर्न में पूछती है, क्योंकि करना क्या है, एग्जाम निकालना है। ओके, इंटेंस प्रैक्टिस। नाउ द थिंग इज, इंटेंस प्रैक्टिस में इसलिए बोल रहा हूं, क्या होता है, आपने क्वेश्चंस कर लिए, 1-2 बच्चे आए मेरे पास कि भैया मैंने क्वेश्चन करे हैं। अब क्या होता है यार, एक बार लगाओगे शीट, 2 बार लगाओगे, ऐसे नहीं होता ना यार। 1000 में से 1-8 बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे एक बार में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा बचपन का फ्रेंड है रोहित गुर्जर, तो वो ऐसा बंदा है, उसने एक बार कर लिया, उससे सब आ जाता है, और हम साथ में ही रहते हैं। लेकिन मुझे पता है ना कि मुझे प्रैक्टिस लगती है उस चीज़ की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे रह रहे हो और आपको कितनी नीड है, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इफ़ यू फील कि हमें शीट 4 बार करनी है, 5 बार करनी है, 6 बार करनी है, तो आप करो। मैं आगे आपको बताऊंगा कि करनी कैसे है। ठीक है, टाइम, ये पता होना चाहिए कितने टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है, क्योंकि टाइम आपको प्री में भी बताया मैंने, 60 मिनट मिलने हैं। जितने टाइम पे, कम से कम टाइम पे क्वेश्चन को करते जाओगे, आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे। अब कैलकुलेशन,
देखो यार, अगेन एक दो फ्रेंड्स आए, उन्होंने बोला कि भाई यार क्वेश्चन करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। क्यों टाइम लग रहा है? क्वेश्चन में टाइम रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। पहला, आपको हाथों हाथ दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक होना चाहिए कि हमें यहाँ पे ये अप्रोच लगानी है, और ये आपकी जो इंटेंस प्रैक्टिस है ना, ये इधर पे आपकी हेल्प करेगी। सेकंड थिंग इज जो कैलकुलेशन। कोई सा भी क्वेश्चन है यार, कैलकुलेशन तो फिर करनी पड़ेगी, और अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो भले ही आपको दिमाग में लॉजिक क्लिक हो गया, चमक गया आपको, उसके बाद भी आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है? स्क्वायर याद कर लो एटलीस्ट 40 तक, क्यूब याद कर लो एटलीस्ट 30 तक के, ठीक है। टेबल्स याद कर लो। एक मैथ वर्कआउट करके ऐप होता है, इंस्टॉल कर लो जब भी फ्री टाइम पे बैठे हुए हो, 15-20 मिनट डेली के फिक्स कर लो। मैंने भी एक टॉपर से सुना था और फ्रूटफुल है, ठीक है, रिजल्ट्स मिलते हैं। आपके ऊपर है अप्लाई करना है नहीं करना है, मैंने करा है, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। टेस्ट रैंकिंग, इसमें भी टेस्ट रैंकिंग ऐप में कैलकुलेशन की शीट्स डली हुई हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो जाएगा। अगेन व्हाट शुड बी योर अप्रोच। अगेन मैंने बताया शीट को 4 बार करना है, 5 बार करना है। अपने दोस्त का एग्जांपल भी बता दिया कि उसे 1 बार करके होता था, लेकिन आप देखो ना आपको कितनी बार नीड है। जैसे पहली बार आपने करा, मोस्टली क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, कुछ बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, सिंगल स्टार कर दिया, ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे पहली बार में नहीं आए। जब दोबारा शीट उठाई, इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जो दूसरी बार में भी नहीं बन रहे हैं उनको डबल स्टार कर दिया, ठीक है। अब अगली बार भी नहीं बन रहा, ट्रिपल स्टार कर दो, 4 बार कर दो। 4-5 करने के बाद ना बिलीव करो चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपने इतना भी कर लिया, सिलेबस पे स्टिक रहे, नॉलेज पे बहुत सारे लोगों के पास अच्छी अच्छी ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन आपने सिलेबस पे स्टिक रह के कितना काम कर लिया ना, वो आपका एग्जाम निकलवा देगा। आगे चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ। अगेन इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में 3 कंपोनेंट है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन। पूरा समय इंसान इसे देता है, गेम तो ये करके चले जाते हैं, है ना। क्या होता है, पूरा दिन ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर कर रहे हैं, और ये हुआ ही नहीं। हम सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन ग्रामर की बात करते हैं। अगेन स्टिक टू द थिंग, ठीक है, क्या आने वाला है, टॉपिक्स पता होने चाहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगेन एनी कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या होता है ना, कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दिखा देती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जैसे मैंने बताया ना, इंसान एक करेक्ट पाथ पे चलता है, वो पाथ आपको बता देते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। अगर आपको ऑफलाइन अच्छा लगता है, मुझे ऑफलाइन अच्छा लगा, मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा। अगर आपको ऑनलाइन लगता है तो आप पे डिपेंड करता है, बट एक रियल टाइम एटमॉस्फेयर एक अलग फील देता है, ठीक है। अब अगेन आपने कोई कॉन्सेप्ट कर लिया, क्लास में बता दिया गया, तो क्लास का काम तो खत्म हो गया है, अब आपका काम चालू होता है, उसे रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। देन अगेन PYQ बेस्ड प्रैक्टिस। एक बार आपने PYQ बेस्ड प्रैक्टिस कर ली बढ़िया से ना, क्योंकि इंग्लिश में ना यार कोई सी भी चीज़ है, वो क्या इंग्लिश क्या हर सब्जेक्ट की बात है, और इंग्लिश में भी आप कितने भी ग्रामर के रूल्स पढ़ लो यार, कितने बार भी याद कर लो, वो याद नहीं होने। अगर याद करना है उसे प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ऐसे आपकी ग्रामर होगी। टॉपिक्स कर लिए, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, टॉपिक्स रिवाइज प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन, इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, अच्छा ब्लैंक स्लाइड नहीं है इसमें, तो इसमें अपन क्या करते हैं, अपन सीधा यहाँ पे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉम्प्रहेंशन की, ओके। अब कॉम्प्रहेंशन ऐसी चीज़ है, नो डिसरिस्पेक्ट टू ग्रामर, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़िया है तो आप ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से बना दोगे। क्या होता है सुनो, एक चीज़ थी शायद मैंने आपको बताना भूल गया हूँ मैं। कॉम्प्रहेंशन में क्या है ना कि न्यूज़पेपर, नोवेल और हाँ एनी इंग्लिश बुक, लोग इसकी बात क्यों करते हैं, आपको यही क्यों बोला जाता है कि यार न्यूज़पेपर रीड कर लो, नोवेल रीड कर लो, एनी इंग्लिश बुक रीड कर लो, इसका क्या है, इसका एम क्या है। देखो आप कोई अगर सब्जेक्ट की बुक उठाते हो, लेट सपोज कि आपने हिस्ट्री की बुक उठा ली, आपने ज्योग्राफी की बुक उठा ली, तो इंग्लिश तो वहाँ पे भी है, बट आपका जो एम होगा ना वहाँ पे, वो आपका इंग्लिश सीखने का एम नहीं होगा। आप ये नहीं सीख रहे होंगे कि ये फ्रेज यहाँ पे क्यों यूज हुआ, ये ग्रामर का रूल यहाँ पे क्यों आया है, आपका ध्यान किधर जाएगा, ये कॉन्सेप्ट क्यों हुआ है। समझ रहे हो आप इस बात को। इसलिए बोला जाता है कि न्यूज़पेपर देख लो, नोवेल देख लो, और न्यूज़पेपर इसलिए बोलते हैं ना कि वैरायटी मिल जाती है कंटेंट में आपको, और एडिटोरियल्स वगैरह अगर आप बाद में उस लेवल पे पहुंचते हो तो बहुत सारे एडिटोरियल्स तो ऐसे होते हैं ना कि आपको एग्जाम में आगे निकलवा देंगे, क्राउड से आगे निकाल देंगे, ठीक है, और ये अपना मेन टारगेट होता है। अब बात करते हैं करना कैसे है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अपन आते हैं कॉम्प्रहेंशन पे। न्यूज़पेपर उठाया, ठीक है, आपने लेट सपोज आप बिगनर हो, न्यूज़पेपर उठाया, फर्स्ट टाइम रीड करा, एक बस रीड कर लो, कुछ भी मार्क मत करना, क्योंकि पहली बार अगर मार्क करने गए सब कुछ मार्क कर दोगे, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर लाल हरा नीला जिस पेन से भी यूज करोगे वो हो जाएगा। सेकंड टाइम अब मार्क करते हुए रीड करो, जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो किसी भी वोकैबुलरी समझ में नहीं आ रही है, जो कोई सा भी आपको लग रहा है प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं आ रहा है, मार्क कर लिया। थर्ड टाइम उनका मतलब निकाल लिया, उन्हें समझ लिया और लिख लिया, एंड देन फोर्थ टाइम उस मीनिंग के साथ आपने दोबारा कर लिया। और बिलीव करो अगर आप इस प्रोसेस को करते जाओगे ना
शुरू में आपको हो सकता है लगेगा कि यार कर तो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें रिपीट होने लग जाएंगी और एक समय के बाद आपको रियलिटी चेक मिलेगा और आपको मतलब पॉजिटिव रियलिटी चेक मिलेगा और आपको मज़ा आने लग जाएगा। और अगर आपने इसे फॉलो कर लिया 3 से 4 महीने, तो कॉम्प्रहेंशन में यू विल गेट द थिंग्स कि क्या करना है, कैसे करना है। ओके, आगे। अब एक और चीज़ होती है ना, वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। वोकैबुलरी का भी ऐसा ही है कि यार कर रहे हैं, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, और ऑब्वियसली याद नहीं होगा यार, दूसरे की लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज तो है नहीं, अब दूसरे की लैंग्वेज याद करनी है तो मेहनत तो आएगी ना यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पहली बार में याद हो जाता, अगर पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता मैथ का, तो फिर कॉम्पिटिशन में आप क्या कर रहे हो, जिन्हें एक एक बार रीड करा सबका हो जाना था फिर, तो फिर कहाँ से ये हसल रही है कि वहाँ से रेस बचेगी, फिर मेहनत तो आएगी। अब मेरा तरीका क्या था ये आपको मैं बता देता हूँ। लेट अस सपोज आज फर्स्ट डे है, मैं इसको सबसेट्स में डिवाइड करता था, थोड़ा सा ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट डे मैंने 40 वोकैबुलरी कर दी, 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, अपन 40 को लेके चलते हैं। सेकंड डे, ये फर्स्ट डे है, ठीक है, सेकंड डे, थर्ड डे, 40 करी, इस 40 को करा रिवाइज, इस 40 को करा रिवाइज एंड न्यू 40 कर ली, ठीक है। थर्ड डे क्या करा, इस 40 को रिवाइज करा, इस 40 को भी रिवाइज करा एंड न्यू 40 कर ली, ठीक है। थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा एरो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, चीज़ें अलग हैं लेकिन वो मत सोचना। अब क्या होता है ना कि हर दिन रिवाइज तो कर नहीं सकते क्योंकि हर सब्जेक्ट में टाइम देना है, तो फोर्थ डे आपको क्या करना है, सब कुछ जितना करा है पूरा रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवीजन। अब आपने देखा होगा इसका रिवीजन तो 2 बार हो गया, इसका 1 ही बार हुआ, इसका 1 भी बार नहीं हुआ, तो अपने हिसाब से स्टार मार्क कर करके जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस वर्ड में आप उलझ रहे हो उसे बार बार रिवाइज कर लो। एक सेट आपका पूरा हुआ, ऐसे 4 दिन का आप सेकंड सेट करना है, 4 डेज का, थर्ड सेट करना है 4 दिन का, तो आपके 3 सेट हो गए, 12 दिन निकल चुके हैं। इस सेट को जब इधर पे आना तो इसको रिवाइज मत करना, ठीक है, कितना करोगे एक दिन में, और ये याद भी नहीं आएगा आपको इतनी जल्दी, ठीक है, तो बस टेंशन मत लेना दिमाग में, इसे करना फिर इसे करना। 12 दिन हो गए, 13, 14, सब कुछ रिवाइज कर लो, सब कुछ मतलब सब कुछ रिवाइज कर लो, जो कुछ भी ये करा है पूरा। एक सेट हुआ, ऐसे 14 दिन का एक दूसरा सेट कर लो, सेम रिपीट। 28 दिन, फरवरी 28 की है, 28 की थी, उसके बाद तो फिर सब कुछ 30-31 का ही रहता है, 29 एंड 30 पूरा दोनों सेट रिवाइज। 700 से 800 वोकैबुलरी आपकी हो गई है एक महीने के अंदर अंदर विद मल्टीपल रिवीजन्स, जो कि आपको याद रहेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो, गैप्स मत लेना यार, क्योंकि गैप से क्या होता है, फ्लुएंसी टूटती है, ठीक है। एक बार आपकी जैसे ही आपने कंसिस्टेंसी अपनी तोड़ दी, क्या होगा फिर, अगर मन भी नहीं हो रहा है ना करने का, उस दिन 10-20 कर लो, बट मेक श्योर कि नेक्स्ट डे उन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। ऐसे अपन आगे कर सकते हैं, वो अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने सब कुछ देख लिया, और वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक यूज करो, प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, पहले ये तो कवर ही कर लो। क्या कर सकते हो, पहले 200 वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, फिर आ जाओ आप 1 वर्ड से स्टार्ट कर लो, आपके ऊपर है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। आगे रीजनिंग की बातें करते हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू रीजनिंग, बट एक बात आपको भी पता होती है कि स्टार्ट करते समय 25 में से 15-16 क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, करने के बाद आप 25 में से 23-24 क्वेश्चन, कभी कभी 25 भी बना दोगे। बात क्वेश्चन बनाने की है ही नहीं, बात है कि आप कितने टाइम पे बनाते हो। अगेन उसके पहले अगेन सेम चीज़, ऑनलाइन ऑब्लिक ऑफलाइन सोर्स, आपको जो मजा आए। अगेन मैथ्स वाली चीज़ है, क्वेश्चन दिया क्लास में, अगर आपको जल्दी करने में थ्रिल आता है, आपको एंथुजियास्टिक फील करते हो, आपको थ्रिल आया कि अरे यार अपन ने आंसर दे दिया, मज़ा आ गया, आपके ऊपर है। अगर ऐसा कर पा रहे हो गो फॉर इट। ऑनलाइन में अगर आप आ नहीं सकते हो ऑफलाइन, गो फॉर ऑनलाइन सोर्सेज, अच्छे डले हुए हैं, ठीक है। देन PYQ बेस्ड प्रैक्टिस बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PYQ बेस्ड प्रैक्टिस बुक, क्योंकि नंबर एनालॉजी वगैरह में आपने देखा होगा कैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कैट के क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करने हैं यार, देखना आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। आगे, और अगर टफ क्वेश्चन करने का भी मन है ना तो आगे बता दूंगा मैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन रीजनिंग एंड हाउ टू डू इट, यही बताया मैंने। टाइम मैनेजमेंट का पूरा गेम है, 60 मिनट का प्री है आपका, अगर आपने 12, 13, 14 मिनट में रीजनिंग कर ली ना तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को टाइम दे पाओगे। क्वेश्चंस बनाना है बट टाइम देना है, कम टाइम देना है, और कैसे होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और एंड गेम SSC एंड अदर ऑनलाइन सोर्सेस क्या होता है, ये भी मैंने एक टॉपर की वीडियो से ही देखी है, और ऑब्वियस सी बात है जो मैं आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं से मैंने भी सीखी है, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पहली बार सुनी है तो आप भी उसे नोट डाउन कर लो। इसमें बढ़िया SSC बेस्ड क्वेश्चंस और बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो अपडेट नहीं हो रही है, ये पहले के डले हुए हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, जिससे अगर ऐसा थ्रिल चाहिए कि हमें अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इधर से करो, अपने एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चन करो। और ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं, भटकना मत, स्टिक टू द पॉइंट। अगर अच्छे ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिल रहे हैं तो कर लो, लेकिन डाइवर्ट नहीं होना है, बहुत सारा कंटेंट है, स्टिक टू द बेसिक थिंग्स, ओके। आगे
जनरल स्टडीज़, अब क्या होता है ना यार, 3 सब्जेक्ट मोस्टली लोग ध्यान देते हैं, जनरल स्टडीज़ में कन्फ्यूज़न चलता है। और इस बार का भी मेंस का एग्जाम आपने देखा है कि जनरल स्टडीज़ में जिनका फोकस अच्छा था, जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आगे निकल गए हैं। तो ऐसे थोड़ी किंग मेकर बोलते हैं यार, इसे कुछ ना कुछ तो है ना इसमें। अगेन पहले अपन बेसिक बातें करते हैं। सिलेबस पता होना चाहिए एग्जाम में आ क्या रहा है, सारे टॉपिक्स, आप तो सारे टॉपिक्स निकाल के प्रॉपर नोट डाउन कर लो कि ये मेरे एग्जाम में आने वाला है। मल्टीपल सोर्सेस से आपको पता चल जाएगा क्या आने वाला है। ऑथेंटिक सोर्सेस फॉलो करना। अप्रोच, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफलाइन कोचिंग। अगेन याद देखो, ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल है मार्केट में, बट यहाँ पे ऑफलाइन सोर्स का, ऑफलाइन कोचिंग का इंपॉर्टेंस ये आता है, अगर आपको लगे, अगर आप नए बच्चे हो और आपको लग रहा है कि मुझे तो बेसिक वोकैबुलरीज नहीं आती हैं, लाइक ज्योग्राफी की बात करें, किसी ने प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करी, अगर आपके दिमाग में चीज़ें नहीं चल रही हैं, अगर किसी ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करी, हिमालयन फॉर्मेशन की बात करी, तो आपके दिमाग में अगर एक बेसिक फ्रेमवर्क नहीं चल रहा है ना, मतलब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है उस सब्जेक्ट की। ऑफलाइन कोचिंग में डिटेल में जाके हम उस वोकैबुलरी को समझ जाते हैं। अगर आपने एक बार वो समझ लिया ना, तो फिर आप तो कोई भी सोर्स फॉलो कर लो, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस आता है ऑफलाइन कोचिंग का। सोर्सेज विच टॉपर फॉलो, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल हैं। परमार एसएससी आपको सबको पता है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या चल रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई वो कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो क्या होगा ना ऑनलाइन सोर्स में कि हर कोई कर रहा है, क्या पता कोई चीज़ ऐसी हो जो आपने ना करी हो लेकिन उधर से हो रखा है। तो पीवाईक्यू सीरीज आप सर की फॉलो कर सकते हो। क्या होगा उसमें, यही प्रैक्टिकल वे है ना, यही है वो कि पहले ऑफलाइन कोचिंग से क्या करा, अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करी, अपनी कनेक्टिंग पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, फिर उधर से आपने एक पीवाईक्यू सीरीज उनकी फॉलो कर ली। आपका रिवीजन भी होगा, जो आपने क्लास में करा है वो भी आप रिवाइज कर लो, जो ऑनलाइन से हो रहा है वो भी आप रिवाइज कर लो। बस उतना ही करना, ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता। मैंने तो इतना ही करा है, ठीक है। रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि 7-7 8-8 बार आप जब उसे रिवाइज करोगे ना, तब जाके उसका कुछ रिजल्ट है। अदरवाइज एक बार करके ना कोई मतलब नहीं होता, एग्जाम में सब कुछ भूलेगा। वोकैबुलरी हो गई, ये हो गई ना, क्या होगा यार, क्वेश्चन देखा यार याद ही नहीं आ रहा है, डाउट डाउट सा लग रहा है यार कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कुछ नहीं यार, एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या होना है, और वो रिवीजन से आएगा। पीवाईक्यू बेस्ट प्रैक्टिस बुक ले आओ। पीवाईक्यू सीरीज भी अपन इसीलिए करेंगे वहाँ से, ऑनलाइन सोर्स से, क्यों, उससे अपन क्वेश्चंस के साथ अपनी अक्वांटेंस अच्छी हो जाएगी। और पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस कर लेना, पिनैकल आती है, बढ़िया बढ़िया बुक्स है पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। आगे कंप्यूटर, इसका भी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग है बट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसी बार अभी ऑफिशियल तो नहीं पता चला है, लेकिन रैंक मित्रा में ही हमने देखा है कि एक स्टूडेंट ही इज़ गेटिंग 350+ मार्क्स बट ही इज़ नॉट क्वालिफाइंग कंप्यूटर। सोचो क्या हालत हो रही होगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस है। अगेन ऑफलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स जो आपको मिलता है कर लो, बढ़िया सा सोर्स अवेलेबल है मार्केट में। ऑफलाइन कोचिंग्स में भी बढ़िया बता देते हैं, ऑनलाइन भी सोर्सेस अवेलेबल हैं। आरबीई की पीडीएफ मिल जाएगी, उसको उठा के आप कर सकते हो, ठीक है, याद कर लो। पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चंस पहले आए हुए वो कर लो, ठीक है। कंप्यूटर में तो कहाँ तक लेवल जा सकता है, आप देखो हमारा लेवल कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ देख जाओ, चीज़ों को समझ जाओ। आगे टाइपिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात, रिक्वायरमेंट क्या है ये पता होना चाहिए। 27 to 28 वर्ड पर मिनट, ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। सोर्सेस आपको ऑनलाइन मल्टीपल सोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइपिंग ट्यूटोरियल्स डले हुए हैं, कुछ भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है यार, टाइपिंग के लिए से बच्चों की तरह रोना नहीं होता कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बेसिक सा कीबोर्ड ले आओ, ओटीजी लगाओ, मोबाइल से टाइपिंग कर लो। मैंने तो वैसे ही करी है, ठीक है। आपकी भी डिपेंड करता है कि आपको कब चीज़ें कौन सी करनी है और कैसे करनी है। ऐसा रोना नहीं होता हर टाइम पे, कहीं से भी कर लो। सोर्सेस ऑनलाइन देख लो, उधर पे आपको ज़्यादा अच्छे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। एंड व्हेन टू स्टार्ट, एग्जाम के ना 2 महीने पहले कर लो, डेली 1 घंटा कर लेना, आराम से हो जाएगा। 2 महीने मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने CHSL मेंस के लिए भी टाइपिंग करी थी, उसके लिए 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। CGL के लिए आप 1.5 मंथ्स पहले कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नए हो तो 1 घंटा आप डेली करोगे, हो जाएगा। आगे प्रैक्टिस प्लस मॉक ड्यूरिंग स्टडीज, क्या होता है ना यार, पढ़ाई करते समय एक अलग हसल चल रही होती है, सिलेबस खत्म करने के बाद एक अलग हसल चलती है। पहले जब अपना सिलेबस चल रहा है तब हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस। एक घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, जो कुछ भी आज कराया गया है सब कुछ कर लो। कल क्लास में आने के पहले सब कुछ ब्रश अप होना चाहिए कि क्या करके आए हैं। एक बार आपने ये कर लिया ना, तो चीज़ें आपके पास क्लियर रहेंगी, अगले दिन क्लास में ब्लैंक नहीं बैठोगे। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं पे भी क्लास में ब्लैंक नहीं बैठोगे। वीकली प्रैक्टिस, अब डेली तो सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हो, उसी दिन का कर सकते हो ना। सैटरडे संडेज आपको टाइम मिलेगा, बढ़िया से वीकली प्रैक्टिस करो, सब कुछ रिवाइज कर लो। ऐसे कंफ्यूज होकर मत घूमना, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, कंफ्यूजन से क्या होगा ना, कुछ नहीं पता चलेगा, बस स्ट्रेस बढ़ेगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बना के करो चीज़ों को। अकाउंटेबिलिटी, ये वही है जो मैं आगे बात करने वाला हूँ कि किस तरह से हमें चीज़ों को कंप्लीट करना है और हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक आ चुकी है। व्हेन टू स्टार्ट फुल लेंथ मॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में नहीं करना है। 60-70% जब हो जाए तभी करो।
अदरवाइज क्या है, मॉक देने से थोड़ी कुछ होता है यार, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब कुछ समझोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपने करा ही नहीं है कभी। तो फुल लेंथ मॉक्स स्टार्टिंग में मत देना, 60-70% हो जाए देन गो फॉर इट। इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर टेस्ट एंड सेक्शनल मॉक्स, अगेन इसका इंपॉर्टेंस, क्लास में बैठे हुए हो, चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं, आप सोचो ना यार, चीज़ें होंगी, आप क्लास में रैंक लेके आओगे, भली चैप्टर टेस्ट है यार, फाइनल लिस्ट नहीं है वो, चैप्टर टेस्ट की लिस्ट है, लेकिन एक बूस्ट तो मिलेगा, मेंटल बूस्ट मिलेगा ना यार, पूरा खेल दिमाग का है। अगर मेंटल बूस्ट मिला आप और मोटिवेटेड होगे, अगर कम मार्क्स आए तब भी आप मोटिवेटेड होगे कि हमें बीट करना है लोगों को। तो हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेके करते रहना है। सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो, रीजनिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि रीजनिंग एक बार कर लिया फिर अपन को टाइम पे काम करना है, और टाइम कैसे रिड्यूस होगा, सेक्शनल मॉक्स से, ठीक है, जितने सेक्शनल मॉक दोगे उतना टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, बता दिया आपको, क्लास में हसल रहेगी, आप आगे निकलने की कोशिश करोगे और आपको मजा आएगा, आप एफर्ट्स डालोगे। और ऑफलाइन वीकली टेस्ट भी होते हैं ऑफलाइन कोचिंग्स में, आप वो भी कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि अगेन सेम चीज़, मोटिवेशन, पूरा खेल दिमाग का है। अगर आपका दिमाग काम करना चाह रहा है ना, फिर आप पूरा काम करोगे, और दिमाग तो काम करना चाहेगा, बस दिमाग को आप टास्क दो ना, चैलेंजेस दो आप अपने दिमाग को। आगे इनिशियल हर्डल्स, अब क्या होता है ना यार, एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ। रेस स्टार्ट करी थी अपन ने, प्रॉब्लम्स आई थी, उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा अच्छे बेटर वे में समझते हैं। ये ग्राफ है, हम शुरुआत करते हैं, हम सोचते हैं हमने ये एफर्ट डाला, ये रिजल्ट मिला, ये एफर्ट डाला, ये रिजल्ट मिला, ये एफर्ट डाला, ये रिजल्ट, तो हम सोचते हैं हमारा ग्राफ होगा लीनियर, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। रियलिटी क्या होती है ये बताता हूँ। एफर्ट्स डालोगे ना तो ग्राफ आपका ऐसे राइज करेगा, ऐसा ऐसा राइज होगा ग्राफ। यहाँ पे आप सोच रहे थे यहाँ पे होगे, लेकिन आप रीच यहाँ करके हो ना और आप यहाँ जाओगे, ये होती है रियलिटी। स्टार्टिंग के अगर आपने हसल को, स्टार्टिंग के हडल को अगर आपने क्रॉस कर लिया है तो फिर चीज़ें आपके हाथ में है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, इधर पे लोग क्विट कर देते हैं। इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन तो यहाँ की कर रखी थी, चीज़ें आपको यहाँ की मिल रखी हैं, तो यहाँ पे फिर क्विट करने का मन करेगा। लेकिन अगर एक बार आप यहाँ पहुँच गए तो फिर देखो आपकी ग्रोथ कहाँ होगी। तो इनिशियल हर्डल्स ऐसे ही होते हैं, अगर आपने इस चीज़ को क्रॉस कर लिया ना तो चीज़ें आपके हाथ में है। आगे हाउ टू डील विद मेंटल स्ट्रेस एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस। देखो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या होता है यार। लोग ऑब्वियस सी बात है यार, बाहर आके प्रिपरेशन कर रहे हो, घर वाले तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि तुम जॉब लेके उनका अच्छा करोगे। तुम्हारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे होंगे, हम भी तो ये सोचेंगे ना यार कि वो बढ़िया करें। तो फैमिली एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हमेशा होंगी। चीज़ें ये है ना कि आप उसको किस वे में डील कर रहे हो। घर पे फाइनेंशियल इशू है, क्या कर सकते हो, जॉब लेके फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाओगे। अभी टेंशन लेके क्या कर लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आगे परिवार वालों के बारे में सोच रहे हो, सबके बारे में सोच रहे हो, कुछ नहीं करना है। जब अपना समय नहीं चल रहा है ना तो सीरियस जर्नी का अनुराग भैया एक बात बोलते हैं, सिर नीचे और मेहनत जारी। लाइब्रेरी के एक क्लास के किसी एक कोने में बैठ के अपनी मेहनत जारी रखो। एक बार आपका समय आएगा ना, हर किसी के स्टार बन जाओगे, और आपके पास पैसे आएंगे तो फैमिली एक्सपेक्टेशन, फैमिली प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। समझ रहे हो ना इस बात को। मेंटल स्ट्रेस, अब क्या होता है कि ये क्या हो गया, मेंटल स्ट्रेस, ठीक है। अब बताया मैंने चीज़ें प्लान्ड होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की बात भी अपन यहाँ पे करेंगे। आप सैटरडे बैठ रहे हो, अब मार्केट में घूमोगे, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रेस होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एक चीज़ लिखी हुई है, कंफ्यूजन इज अ चीफ ऑफ वरी। मतलब एक बुक है अपनी ये, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाँ उस बुक का ही है। उसमें क्या होगा, आपने दिमाग में हजारों चीज़ें सोच रखी हैं, कर कुछ नहीं रहे हो, क्या हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, बस एक साथ चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। आप कंफ्यूज होगे, जितना कंफ्यूज होगे उतना वरी करोगे, उतना आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। चीज़ें नोट डाउन करो, चीज़ों को ट्रैक डाउन करो, अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाओ। अपन मैं आगे बताऊंगा मैं कैसे करता था, आपको अगर बढ़िया लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। तो इन चीज़ों को अपन कैसे डील करना है। आगे हाउ टू डील विद मेंटल स्ट्रेस तो हो गया है अपना। देन रोल ऑफ सेल्फ एनालिसिस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इस पर अपन बात करते हैं। पहली बात मेंटल क्लैरिटी, सब कुछ लिख लिया, समझ लिया, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। मैं क्या करता था, अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री में हम बात कर लेंगे एंशिएंट की, ठीक है। अब अपने टॉपिक लिख लिया, चलो स्टोन एज लिख लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिख लिया, अपन ने जैनिज्म बुद्धिज्म लिख लिया। एक बनाता था सी का, इट इज़ कंप्लीशन, R1 R2 R3 R4 मिल जाएगा आपको। ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना, जो चीज़ें मैंने करी कैसे फॉलो करी हैं, अगर आपको बढ़िया लगे आप यहाँ से फॉलो कर लो। ये टॉपिक करा, टिक कर दिया, टिक कर दिया, मतलब जब भी करते जाऊँगा टिक करते जाऊँगा मैं इसे, ठीक है। ऐसा इसमें क्या होगा ना, जब मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद इन चीज़ों पे वापस आऊँगा, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा यार पहले तो करा ही नहीं, ब्लैंक आउट नहीं होऊंगा मैं।
मैं मतलब दिमाग में मुझे पता होगा कर रखा है, भले ही टाइम उतना ही लगे दूसरी बार रिवाइज करने में, लेकिन करने का मन होगा, आपका दिमाग गिव अप नहीं करेगा। पूरा गेम मेंटल है, ठीक है। अगर आपने अपने दिमाग को समझा लिया तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। चीज़ों को इस तरह से यूज़ करो अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के लिए। ये करते जाओगे और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी होगा, आपकी क्या होगी, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगा। आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें कर रखी हैं, कुछ भी नया ऐसा नहीं चल रहा है, हमने करा नहीं है, पास्ट में आपने कर रखी हैं चीज़ें, उसको रिवाइज करते रहना। आपको जितने बार आप रिवाइज कर दोगे उतने बार आपका काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। यस, और चार्ट, इसी चार्ट की मैं बात कर रहा था, इसी चार्ट को अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मॉक एनालिसिस इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। द थिंग इज, स्टार्टिंग के टेस्ट वो तो अलग बात होती है, अब लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में क्या होगा ना, मॉक का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में भी बताया आपको 60-70% क्यों करना है, मॉक को एनालाइज कर पाओ। मैंने क्या करा था, सेपरेट कॉपीज बना ली थी, 5 कॉपीज बनाई थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब्जेक्ट्स की हो गई, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, मैथ्स है। और एक 5वीं कॉपी सिली मिस्टेक्स की। सबसे ज़्यादा हर्ट यही चीज़ करती है यार, अगर क्वेश्चन आता था एग्जाम में गलत कर दिया ना, उससे बड़ा हर्ट कुछ नहीं होगा, कोई सा भी नहीं, कितना भी उठा लो आप। मैथ्स है, चीज़ें लिखनी क्या है इसमें, पहली चीज़ क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं, क्यों, आपको आते थे, आपने करे हैं, लेकिन नहीं बने हैं, क्यों नहीं बने, यहाँ पे लिखो क्या गलती हुई है। अगर सिली मिस्टेक हुआ है तो हाँ सिली में डालो उसे, अगर गलती हुई है यहाँ पे लिखो। दूसरी चीज़ क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन आपको आते थे लेकिन आपने करे नहीं, क्यों नहीं करे, टाइम के कारण नहीं करे, उसे लिखो, क्यों नहीं कर पाए आप, टाइम क्यों आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। फिर आप उन क्वेश्चंस में आओ ना, जो उन क्वेश्चंस पे आप आओ ना यार, फिर आप किस क्वेश्चन में आओगे, जो आपको क्वेश्चंस बन गए हैं बट उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगा है। कौन सा टाइम, सेकंड नंबर हो गया। थर्ड पे किस पे आओ, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। मैंने एक चीज़ लिख रखी थी, ये भी मैंने कहीं से सीखा ही था, कि गिविंग एक्स्ट्रा टाइम on the questions which you are getting is directly proportional to silly mistakes, ठीक है। और ये रियलिटी में होता भी है। सोचो आपने 3 मिनट दे दिया, 4 मिनट दे दिया, क्या होगा, सिली मिस्टेक्स करोगे, क्योंकि अगले के क्वेश्चन में आप उतना ध्यान दे नहीं पाओगे, जल्दी जल्दी करोगे, और जल्दी जल्दी करोगे तो सिली मिस्टेक्स तो होनी ही है। तो दैट इज द थिंग, अगर आपने 3 चीज़ें लिख ली ना, ये 4 चीज़ें जो भी हैं आपकी, तो आप चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे। और सिली में क्या होगा ना, 3 पेज 4 पेज बाद ना चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, और अगर चीज़ें रिपीट होती जाएंगी तो आप उसे करते जाओगे। मैं आपको एक चीज़ अपनी खुद की बताता हूँ, इस बार जब मैं एग्जाम देने गया, व्हाट टू राइट बता दिया आपको, व्हाट टू राइट, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स मैंने एनालाइज कर ली कि मैथ में 7-8 गलतियाँ मैं बार बार करता हूँ। एग्जाम देने बैठा जब मेंस का, क्योंकि मैंने CHSL मेंस में ऑलरेडी ये गलती कर रखी थी, तो मुझे ये चीज़ नहीं रिपीट करनी थी। अब पहले ही जो शीट मिलती है 5-6 चीज़ जो मैं गलती करता था हर बार, यहाँ से निकल के आई थी, नोट डाउन कर लिया उन्हें। एक रेशियो का क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन इजी सा था, लेकिन A/B की जगह वहाँ पे भी B/A पूछा। हो सकता है मैंने अगर यहाँ पे लिख के क्रॉस चेक ना करा होता तो मैं गलती कर देता। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इन चीज़ों का। मॉक एनालिसिस करो, क्योंकि अगर आपने एनालिसिस नहीं करा, बस देते गए, कभी इजी मौका आएगा, अच्छा स्कोर कर दोगे, पता पड़ा एग्जाम टफ आया, मार्क्स ही नहीं आए। चीज़ों को समझना, ठीक है। आगे, हैबिट फॉर्मेशन एंड इट्स रोल इन द एग्जामिनेशन। द थिंग इज, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपको बहुत हेल्प करती हैं। जैसे अब हैबिट होती है, ठीक है, पहले अपन हैबिट के एक चीज़ों को समझते हैं, साइंटिफिक वे को समझते हैं। आपको क्यों मना करा जाता है कि यार इंस्टाग्राम यूज़ मत करो, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स मत यूज़ करो, फ्रेंड सर्कल को अवॉइड करो खराब वाला, क्यों बोला जाता है, उसका साइंटिफिक वे बताता हूँ। क्यूज़ होते हैं, आपका फ़ोन है, इंस्टाग्राम आया, ठीक है, उसमें एक नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, एक क्यू आया आपके दिमाग में। फिर क्या होगा, अगर आपके दिमाग में क्यू आया, आपकी क्रेविंग होगी। क्रेविंग क्या होगी, यार इसे ओपन करके देखते हैं क्या है, आई क्रेविंग, रिस्पॉन्स, कॉफी को हटाना, ठीक है, अभी अपन मैसेज की बात कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करोगे आप, खोल के उसे देखोगे, आपने देखा, रिस्पॉन्ड दे दिया, रिवॉर्ड, याद रखो यहाँ पे ये पॉजिटिव रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, रिवॉर्ड नेगेटिव मिल रहा है। 1 घंटा वेस्ट कर दिया आपने फालतू का, कहाँ वही कर रहे थे बढ़िया वाली। ऐसे तो टाइम लग जाता है चीज़ों में, वरना चीज़ें करने के लिए ज़्यादा हो गई हैं, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। रिवॉर्ड मिल गया आपको, अब इससे 95% जनता क्या कर रही है ना, नेगेटिव वे में यूज़ कर रही है। अब इसे पॉजिटिव वे में यूज़ करो। एक अच्छा कंपटीशन होने का, अच्छा एटमॉस्फेयर होने का मैं आपको समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, ही इज गेटिंग 352 मार्क्स एंड 18 तारीख की शिफ्ट में, हो सकता है उसकी रैंक मेरे से ऊपर है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। द थिंग इज, आपके पास अगर अच्छा कंपटीशन होगा, आपके पास अगर अच्छे लोग होंगे ना, आप इन सबको पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे। कैसे, क्यों है, वो बड़ी कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, क्यों मिला आपको, कुछ नया, क्रेविंग आएगी, यार हम भी कर लेते हैं, क्या पता हमारे साथ भी बढ़िया हो जाए। रेस्पॉन्स, आप उस बुक को लाओगे और उस कॉन्सेप्ट को लाओगे, क्योंकि वो कर रहा है, बढ़िया मार्क्स ला रहा है, तो कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं है, है ना।
रिवॉर्ड, तो आपके भी मॉक्स में अच्छे नंबर आएंगे, क्या पता आपके फाइनल पेपर में भी वो चीज़ें आ जाएं और आपके बढ़िया नंबर आएँ। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे ना तो आपको भी रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। चीज़ों को समझना है, टेंशन नहीं लेनी है फालतू की, करते जाना है। हमको टेंशन किस बात की लेनी है कि यार आज ये टास्क डिसाइड करा था ये कर नहीं पाए, इसकी टेंशन लो ना यार, रेदर देन टेकिंग यार कि यार क्या होगा कैसे होगा, ब्लैंक रहोगे ना, सब कुछ खराब ही होना है फिर आगे। व्हाट टू डू इन लास्ट 15 to 20 डेज। देखो क्या होता है, इस एग्जाम की बात करें जैसे प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीवियस भी मेरा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता है, मेरे को एक चीज़ खुद की समझ में आई है और वो ये है कि कैसे मैंने हर एग्जाम में अपने प्रैक्टिस मॉक्स में जो मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स होता था ना, वो अचीव करा है। इस बार भी जो मेरे प्रीवियस अलग एग्जाम्स रहे हैं उन सब में मैंने कैसे अचीव करा है। देखो मेरी क्या होता था, बुमराह पता है आपको ना क्या होता है ना, बुमराह का ये हमेशा पेनल्टीमेट ओवर में आते हैं, आपने ये बात देख रखी है। क्यों आते हैं, क्योंकि वो एक बेस्ट टाइम होता है चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल लाने का। आपकी एग्जाम है लेटर सपोज कि 10 तारीख को है, 10 मार्च को है, ठीक है। अब लास्ट के जो 5 दिन है ना, आप भूल जाओ आपसे कुछ होना है, एक्सपेक्टेशंस होंगी, प्रेशर होगा, अरे नींद नहीं आती यार, तो आप समझ जाओ कहाँ से इतनी पढ़ाई हो पाएगी। उसके पहले के जो 10-15 दिन है, 10-15 जो ये दिन हैं, ये आपके बुमराह हैं। आप इनमें अपना बेस्ट डाल दो, सब कुछ रिवाइज कर लो, कुछ भी मत छोड़ना, जितना कुछ भी साल भर में करा है पूरा रिवाइज करके रखो, इन पे कुछ मत छोड़ना। जो हो गया हो गया, लास्ट के एक आध दिन बढ़िया माइंड को रेस्ट दो, हसल में मत जाओ यार ये भी कर लेते हैं, लास्ट में ये भी कर लेते हैं। उसके चक्कर में क्या होगा, आपने करा जरूर, दिमाग तो हसल में ही है, उसके बाद क्या होगा, उधर जाके 2-4 सिली मिस्टेक कराओगे, बस खत्म बात वहीं पे, करा कुछ नहीं, खराब ज़्यादा हो गया। तो चीज़ों को समझना। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने भी लाइफ में यूज़ करी है। फ्रेशर्स के लिए जिनके मार्क्स नहीं आते हैं कुछ करने के बाद उनके लिए है, रिपीटर्स जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनके भी लिए है। क्या होता है, एक चीज़ है, अ सर्टेन एक्शंस, आप समझ लो एक सर्टेन एक्शन है एंड इट हैपन्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। लेट अस सपोज कि कोई लिक्विड है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट डाउन होगा। अब मतलब कुछ भी है वो मेल्ट डाउन होगा 40 डिग्री सेल्सियस पे। द थिंग इज आपने जो कुछ भी एफर्ट अभी तक डाला है दैट इज योर लेटेंट पोटेंशियल। 39 डिग्री सेल्सियस तक देयर वॉन्ट बी एनी चेंज, बट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस दे विल बी अ सडन चेंज। 39 तक जो कुछ भी कर रहा है वेस्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि जो 39 से 40 में जो चेंज आया है ना, उस 39 का क्यूमुलेशन था वो। अगर आप 35 में भी हो ना तो जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स, क्योंकि कब आपका वो 39 से 40 आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड वंस यू रीच दैट थिंग आपका सब कुछ चेंज हो जाना है। समझ रहे हो इस बात को, तो करते रहो चीज़ों को। आप 39 पे हो, 38 पे हो, जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स, ओके। आगे तो बस इतना ही था, ये मेरी कुछ चीज़ें थी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो खुद पे, ठीक है, कैसे आपको चीज़ें करनी है। मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें डिटेल में नहीं बताई हो, अगर आपको लगता है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझे डिटेल में भी कर लेंगे। मैं इसमें अपनी इंस्टा आईडी भी ऐड करवा दूंगा, अगर आपको कुछ भी पर्सनल पूछना है तो आप उसमें डायरेक्टली मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। हैव अ गुड डे, थैंक यू।